हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे NTPC के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट लाया। आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। आज प्रैक्टिस सेट 2 में हम 20 या 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे और सारे ही सवाल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। दोस्तों, उससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा तो दोस्तों आप पहले प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम NTPC और ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए सारे सवाल इम्पोर्टेंट जो होंगे सभी डिस्कस करेंगे। कोई भी सवाल हमारा ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है, यानी कि ऐसा सवाल लाया हूँ आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपने सबसे पहले पहला पार्ट देख लेना है और बहुत सारे वीडियो में चैनल पर डालता रहता हूँ आप ही के लिए। आप चाहो तो उन सबको भी देख सकते हो और काफ़ी अच्छा कंटेंट है उन सभी वीडियो में। आप एक बार ज़रूर देखना कैसा लगा। और अगर दोस्त ये प्रैक्टिस सेट आपको बाकी अच्छा लगता है तो आपने वीडियो को इतना शेयर करना है बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कराना है सारे भाइयों से बहनों से जितने भी हैं सबसे सब्सक्राइब करवा लेना है। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन आज हम बोर्ड पर क्वेश्चन लगाऊंगा मैं आपके लिए। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर टिक कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपके लिए बोर्ड पर क्वेश्चन मिलेगा, आपने टेंशन नहीं लेना है। मैं सारे ही क्वेश्चन बोर्ड पर लगाता रहूँगा आपके लिए। मैं अपने सारे जो क्वेश्चन होगा मैं आपको पढ़कर दिखाऊँगा मोबाइल से अपने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल दोस्त, मेरा पहला सवाल देखिए आपके लिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। देखिए, आपके लिए पहला सवाल मैं स्क्रीन पर लगा दी हूँ। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है दोस्त? पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? देखिए, आंसर में ऑप्शन ए दिया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों बताना है आपने इस ऑप्शन का, पहले ऑप्शन का पहला सवाल। पहला ऑप्शन क्या होगा बताना है सही वाला। देखिए, सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर लगा चुके हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 में हमारा आंसर होगा समानता का अधिकार। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा आपका 2, समानता का अधिकार। आपके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, समानता का अधिकार किसका? समानता का अधिकार। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों ये बताया गया है आपका समानता के अधिकार के बारे में कहा गया है। किसके? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों, संविधान में समानता में बता दिया गया है, कानून ये बताया गया है। आगे चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए अगला प्रश्न लगा देता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, प्रश्न हमारा बोर्ड पर आ चुका है और हमारा अगला प्रश्न कहता है दोस्त, परमाणु विस्फोट में, किसमें? परमाणु विस्फोट में किसके परिवर्तन के कारण ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है? बताइए, परमाणु विस्फोट में किसके परिवर्तन के कारण ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है? तो आपने सही आंसर बताना है। हमारा सही आंसर क्या होगा? तो देखिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन
3, ऑप्शन 3 यानी कि द्रव्यमान। क्या है ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है? द्रव्यमान। ऑप्शन 3 बी ऑप्शन, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर है, द्रव्यमान से ऊर्जा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। देखिए होता क्या है, जब हम परमाणु यानी कि जब हम विस्फोट में क्या होता है, जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसके द्रव्यमान से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। जितना हाई बम होगा उसकी जो द्रव्यमान होगा उससे जो ऊर्जा निकलेगी उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। उसी के बारे में ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। नाभिकीय क्रियाएं वगैरह होती हैं बहुत सारी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लगा चुके हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपने बताना है भारत के किस राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्त मध्य प्रदेश। किस में होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो आगे देखिए मैं इसमें लिख देता हूँ। देखिए उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में जाने तो 80%, कितना दोस्त? 80% उत्पादन कहाँ पर होता है? 80% उत्पादन होता है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में 80% उत्पादन होता है। 80% उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। उत्पादित होने वाली देश में, कुल देश का 80% उत्पादन कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। चलिए और आगे बताऊँ आपको दोस्तों, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अन्य राज्य उत्पादक राज्य हैं। कुल उत्पादित सोयाबीन 85% का उपयोग तेल निर्माण, 10% का। देखिए 85% सोयाबीन, कितनी? 85% सोयाबीन का क्या उपयोग होता है? देखिए 85% सोयाबीन का उपयोग होता है तेल निर्माण में। किसमें? तेल निर्माण में। तेल निर्माण। आगे दोस्त आगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए आगे क्या है, आगे लिखा है कि 10% का प्रयोग किसमें होता है दोस्त? 10% का प्रयोग होता है बीज बनाने में। किसमें? बीज के रूप में। 10% का प्रयोग किसमें होता है? बीज के रूप में। और 5% का कितने में प्रयोग होता है? 5% का, देखिए 5% का प्रयोग होता है खाद्य के रूप में। किसके? खाद्य के रूप में। खाद्य के रूप में 5% सोयाबीन का प्रयोग होता है। तो ये हम सीख चुके हैं पूरा सोयाबीन के बारे में। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों, मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको कि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपने क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ना है, मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्त? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन 1। कहेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक 90%, कितना? जनसंख्या का सर्वाधिक 90%, बताइए 90% हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में। 90% हिमाचल प्रदेश राज्य में है। जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर, दूसरे ये कौन से स्थान पर हुआ? पहले व तीसरे स्थान पर। देखिए दूसरे स्थान पर आता है हमारा बिहार। क्या आता है? बिहार। और पहले स्थान पर आता है, बताइए क्या आता है पहले स्थान पर? पहले स्थान पर आता है दोस्त हमारा असम। असम पहले स्थान पर क्या आता है? असम। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आपने प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से और
सही आंसर बताना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित हैं? भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित हैं? दोस्त एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, देखिए मैंने स्पेशली लिखा है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, इतना मजबूत प्रैक्टिस सेट है कि शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते रह जाएंगे। और देख लेना क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़, सेम के सेम क्वेश्चन आपको टिक करने के लिए नहीं मिले तो देख लेना मेरी वीडियो। यहाँ पर आ जाना, मुझे बता देना कि सर हमारी जो आपने क्लास दी थी उस क्लास से हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगा, लेकिन 80+% यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सारे ही क्वेश्चन मैं लेकर चलूँगा आपके लिए, आपने नो टेंशन लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित हैं? तो आपने बताना है भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित हैं। भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित हैं। कितने? 18। कितने की स्थापना की गई थी? 18 आरक्षित, सॉरी क्या है, 18 जीव मंडल, आरक्षित जीव मंडलों की स्थापना की गई थी। इनमें से अब तक 11 यूनेस्को ने क्या कर लिए बताइए? 11 यूनेस्को ने शामिल कर लिए। किसमें शामिल किए थे? ये किए थे जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में, जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में। देखिए टोटल थे 18, 11 किसने ले लिए? यूनेस्को ने, यूनेस्को ने शामिल कर लिए 11, यूनेस्को ने शामिल किए। आपने देख लेना है दोस्त, यूनेस्को ने शामिल किए 11। कितने किए? 11 यूनेस्को ने शामिल कर लिए। देश के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित केंद्र में आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो मैं वो भी लिखवा देता हूँ, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ना है। देखिए कितने आरक्षित नंद क्षेत्र हैं, क्या बताने? जीव मंडल के आरक्षित क्षेत्र। देखिए पहला है नंदा देवी, कुछ बता देता हूँ मैं। नंदा देवी क्या है दोस्तों? नंदा देवी। ये कहाँ पर पाया जाता है? देखिए ये पाया जाता है आपका उत्तराखंड, यूके में। दूसरा क्या है? देखिए सब नहीं लिख पाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ। देखिए अगला दिया है जैसे पन्ना, क्या दिया है दोस्तों? पन्ना। पन्ना कहाँ पर पाया जाता है? देखिए पन्ना पाया जाता है आपका एमपी में। कहाँ पर पाया जाता है? एमपी में। तीसरा दिखवा देता हूँ दोस्तों, तीसरा है हमारा मानस। देखिए मानस कहाँ पर पाया जाता है? आपने बताना है। मानस आप सभी जानते हो कहाँ पर पाया जाता है? असम में। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? असम, असम। देखिए चौथा लिख देते हैं, चौथा है हमारा नंबर 4 पर है हमारा कच्छ। कच्छ, कच्छ बताना है। ये कहाँ पर पाया जाता है? देखिए कच्छ पाया जाता है आपका गुजरात में। कहाँ पर? ये गुजरात में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन आप सभी जानते हो कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन। देखिए सुंदरबन है दोस्त पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे दे रखा है हमारा कंचनजंगा। कितना है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पर है बताइए? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है सिक्किम। कहाँ पर दोस्त? बिल्कुल सही बोला, सिक्किम। ये कहाँ पर पाया जाता है? सिक्किम में। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। चलिए इसको रेजर कर देता हूँ मैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। और दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए मैं पढ़कर बता रहा हूँ। किस क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पादन, क्या है हमारा अगला प्रश्न, कि किस क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो बताना है जीडीपी का सबसे बड़ा भाग किस देश से प्राप्त होता है? किस देश के सकल घरेलू उत्पाद से प्राप्त होता है बताइए? किस क्षेत्र के? सॉरी,
क्षेत्र से पूछा है, क्षेत्र से, किस क्षेत्र से भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो आपने बताना है सही आंसर। देखिए मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ दोस्त, बहुत ही अच्छा है ये कंटेंट है, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ना। देखिए पहला लिखा है कि अर्थव्यवस्था के अनुसार हमें इसको कितने क्रम में बांटा गया है, जीडीपी के हिसाब से कितने क्रम में बांटा गया है, 3 क्रम में, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 भागों में इसको बांटा गया है। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग क्या है, पहला भाग है आपका प्राथमिक क्षेत्र। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ये आपका कृषि में आता है। कहाँ पर आता है, कृषि। दूसरा है दोस्तों हमारा द्वितीय क्षेत्र। क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है हमारा, उद्योग। ये कहाँ पर मिलेगा हमें, उद्योग में। तो यहाँ से उद्योग से मिलता है हमें जीडीपी। दूसरा, तीसरा दिया है हमारा सेवा क्षेत्र। ये कौन सा दिया गया, सेवा क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र था दोस्त, ये क्षेत्र था उद्योग, और ये था कृषि क्षेत्र। तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है सेवा क्षेत्र से। कहाँ से मिलता है, सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आया है उस प्रश्न है श्वसन क्या है। प्रश्न क्या है आपका, बताइए दोस्तों, प्रश्न क्या था आपका, श्वसन क्या है, बताइए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बताइए श्वसन क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्मा शोषी प्रक्रम और निर्माणकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने सही उत्तर बताना है। देखिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न है हमारा श्वसन, और श्वसन के बारे में है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी, क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम 2 चरणों में होता है, एक बाह्य होता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। कितने तरह का श्वसन होता है, 2 तरह का, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। देखिए आगे जान लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। तो आपने सही आंसर बताना है, किस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। बताइए क्या आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर है चावर्णाक दर्शन। क्या है, चावर्णाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः लोग विचार के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा अगला प्रश्न आपके लिए मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, क्या है, संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला एक कर था। बताइए कौन सा कर था वो। तो वो था हमारा सरदेशमुखी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सरदेशमुखी की शुरुआत कब की गई थी, क्या बताना है आपने, सरदेशमुखी के बारे में जान लेते हैं। जिस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे मैं वो बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। सरदेशमुखी, देखिए दोस्तों सरदेशमुखी, इसको शुरू किया था मराठा का एक शासक थे। कौन थे, मराठा शासक ने शुरू किया था, और मराठा शासक का नाम था, मैं नाम भी लिख देता हूँ, आपको घबराना नहीं है, शिवाजी। क्या नाम था, शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी ने
सरदेशमुखी कर की शुरुआत की थी। ये जो कर था दोस्तों, ये कर पूर्णतः राजा के हिस्से में होता था। किसके? राजा के हिस्से में होता था, जिसकी उगाही प्रत्यक्ष रूप से, इसकी उगाही कौन करते थे? प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी काश्तकारों से। राजा के हित में होता था, काश्तकारों से उगाही की जाती थी। और शुरू किसने किया था? मराठा का एक शासक थे शिवाजी, जिन्हें सरदेशमुखी कर की शुरुआत की थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा पोस्को अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है। ये किससे संबंधित वाद है? बताइए किससे संबंधित वाद है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा मानव तस्करी, ऑप्शन बी बाल श्रम, अवैध निर्माण, बालिका यौन हिंसा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बालिका यौन हिंसा। क्या देखा है हमारा? पोस्को। पोस्को किसके लिए दिया था? ये जो कानून बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ किसके लिए ये कानून बनाया गया था। क्वेश्चन क्या था हमारा? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा पोस्को अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित किया गया है, ये किससे संबंधित बात था? तो हमारा सही आंसर है बालिका यौन हिंसा, ऑप्शन डी। और डी दिया गया है हमारा ऑप्शन 1 में। किस में दिया गया? ऑप्शन 1 में। देखिए मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। पोस्को, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इस तरह से, POSCO, पोस्को। पोस्को के बारे में अधिनियम बालकों के प्रति होने वाले यौन अपराधों, बालकों के प्रति जो यौन अपराध होते हैं उसके लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसमें हुआ क्या क्या था, चलिए जान लेते हैं। देखिए किस किस छेड़खानी अगर हम करेंगे, जैसे बलात्कारी जैसे मामलों में इस पोस्को अधिनियम के द्वारा हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। इसमें दिया गया था वर्ष 2018 में, किसमें? 2018 में इसमें संशोधन होता है। और संशोधन के अनुसार इसमें कुछ संशोधन किए गए, जिनमें एक संशोधन था कि 12 वर्ष से कम उम्र या इतनी उम्र के किसी भी बालक, बच्चे या महिला के साथ अगर कोई घिनौनी हरकत की जाती है तो उसको क्या दिया गया था? सजाए मौत। देखिए मौत जिसको बोलते हैं, सजाए मौत का प्रावधान दिया गया है, या फिर इसको बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे? मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड का प्रावधान कब किया गया था? संशोधन किया गया था 2018 में, तब ये दिया गया था मृत्यु दंड का प्रावधान। अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ छेड़छाड़ अगर आपने की तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये था इसके बारे में। पोस्को एक्ट याद रखना बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पब्लिक सेफ्टी। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखना है। क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पर पढ़कर दिखा रहा हूँ कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो आपने बताना है सही आंसर, और हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 दोस्तों। ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन 4 में दे रखा है बी, यानी कि भगत सिंह हमारा सही आंसर होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हुआ क्या था 8 अप्रैल 1929 को। क्या हुआ था दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 जब आई, 8 अप्रैल 1929 के विरोध में, किसके विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, कौन थे? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करा? खाली बेंचों पर बम फेंका था और पर्चे भी फेंके थे, जिसमें क्या लिखा था?
कहाँ पर फेंके थे? देखिए 8 अप्रैल 1929 को खाली टेबलों पर फेंका था। पर्चे भी फेंके थे, बम भी फेंके थे। क्या फेंके थे? बम और पर्चे, याद रखना, बम और पर्चे। बम तो दिखता है कि फट जाता है, क्या जाता है? बम फट जाता है। बम जब फटेगा तो आवाज़ करेगा, लेकिन पर्चों में क्या था? आइए जानते हैं पर्चे में क्या लिखा था। देखिए पर्चे में लिखा था उनका मकसद किसी जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। क्या लिखा था? पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं है, उनका मकसद है कि बहरे कानों में हमारी जो मांग है, हमारी जो स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, जो भी मांग चल रही थी, उनकी आवाज़ उनके कानों में पहुंच जाए। ये पर्चे में लिखा था। चलिए याद रखना, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये कार्य किया था। आगे जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। देखिए अगला प्रश्न हमारे लिए स्क्रीन पर आ चुका है और आपने प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न दिया है कि जब एटीएम, क्या दिया है? जब एटीएम गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में तथा उनके द्वारा ही प्रचलित हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। प्रश्न नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, बताइए दोस्तों, क्या प्रश्न था? एक बार फिर से पढ़ें। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपने सिर्फ उसका आंसर बताना है। जब एटीएम और गैर कंपनियों के स्वामित्व तथा उनके द्वारा ही प्रचलित हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या दे रखा है हमारा? 1, जिसको बोलेंगे हाइट लेवल एटीएम। क्या बोलेंगे? हाई लेवल एटीएम। चलिए हाई लेवल एटीएम, इसके बारे में कुछ जानना चाहो तो छोड़िए, कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है और अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है आप लोगों के लिए। आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त। कब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा। सब्सक्राइब करो, मज़े करो, टेंशन कहाँ ले रहे हो। देखिए अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो आपने बताना है चार मीनार का निर्माण किसने किया था। तो चार मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक है, आप सभी जानते हो, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? 1591 ईस्वी में। किसमें? 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में कौन थे? जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या है? मोहम्मद, पूरा नाम लिख देते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा क्या गया था? कराया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हो, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में ये स्थित है और यह हमारे मध्यकालीन भारत के समय बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली स्पेशल ट्रेन। क्या है? विश्व की पहली स्पेशल ट्रेन जिसने अपने परिचालन से 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वह कहाँ चलती है? ये बताना है। तो आपने बताना है और सही आंसर आपका क्या होगा बताइए। ऑप्शन दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, कोलकाता। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विश्व की पहली महिला स्पेशल ट्रेन कहाँ पर चलती है? ये ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन 2 में है हरियाणा, नहीं सॉरी, ऑप्शन 2 यानी कि सी और सी है हमारा मुंबई। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रेन है चर्च गेट और बैरावली स्टेशन के बीच चलती है। किस किस के बीच? चर्च गेट और बैरावली, सॉरी बोरेबिली, इन दो स्टेशनों के बीच ये चलती है ट्रेन। कौन सी ट्रेन? स्पेशल महिला ट्रेन। ठीक, आगे लिखा है
कि 5 मई 2018 को किसने 5 मई 2018 को इसने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए दोस्तों? इसने अपने 5 मई 2018 को इसने अपने 26 वर्ष पूरे किए थे। कितने? 26 वर्ष। 5 मई 2018 को इसने अपने 26 वर्ष पूरे कर लिए। और वर्तमान में भी बताना है दोस्तों, वर्तमान में इस ट्रेन द्वारा प्रतिपादित 8 सेवाएं दी जाती हैं। कितनी? 8 सेवाएं दी जाती हैं वर्तमान में। कितनी? 8 सेवाएं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न क्या है बताइए। अगला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था। आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन है दिनेश्वर शर्मा, अरुणा बहुगुणा, आलोक कुमार वर्मा, शरद कुमार। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है? बी यानी कि अरुणा बहुगुणा। क्वेश्चन ये था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कंपनी की सिफारिश, कंपनी नहीं, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो उस समिति का नाम था संथानम। क्या था? संथानम समिति की सिफारिश पर क्या हुआ दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? ये की गई थी 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। और ये कैसी थी? बहु सदस्यीय संस्था है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शायद हमारे प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मुस्लिम लीग द्वारा सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका प्रश्न नंबर 45 और 45 नहीं है दोस्तों, शायद प्रश्न नंबर 17 या 18 होगा ये। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 के हिसाब से। 16 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 16 अगस्त 1946 से इसकी शुरुआत की गई थी। 16 अगस्त 1946 पर इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले मनाया गया था ये कलकत्ता में। कहाँ पर मनाया गया था? कलकत्ता में पहली बार। तो पहली बार कब बनाया गया था ये? पहली बार मनाया गया था कलकत्ता में। आपने याद रखना है, पहली बार जो मनाया गया कलकत्ता में मनाया गया। कब बनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। किसकी सरकार थी बंगाल में? देखिए बंगाल में सरकार थी उस समय मुस्लिम लीग की। किसकी दोस्तों? मुस्लिम लीग की सरकार थी। चलिए आगे जान लेते हैं दोस्तों। और बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, ये भी लिख लेना। देखिए सीएम थे उस समय। सीएम का नाम मैं लिख देता हूँ, सुहरा। क्या है? सुहारा बर्दी, ये नाम था सोहरावर्दी। कौन थे उस समय? सोहरावर्दी जो थे उस समय के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री थे। बंगाल का मुख्यमंत्री था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपने प्रश्न को देख लेना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा,
क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, आपने बताना है लेखक कौन है। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा हमारा दांते, ऑप्शन 2। क्या है हमारा सही आंसर? ऑप्शन 2 दांते। इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ से थे? ये थे आपके इटली। कहाँ से थे दोस्तों? ये इटली से थे दांते। इटली के प्रसिद्ध लेखक थे दांते। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट पत्थर के टुकड़ों तथा रेत के साथ बने मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? सीमेंट पत्थर के टुकड़ों तथा रेत के साथ बने मिश्रण को क्या कहते हैं? तो आपने बताना है दोस्तों। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2। सीमेंट पत्थर के टुकड़ों तथा रेत के मिश्रण को क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंक्रीट। इसका प्रयोग मुख्यतः छत, पुल, सड़क आदि के निर्माण में किया जाता है। ये सब आप जानते हो। चलिए चलते हैं अपने। सॉरी दोस्तों, बस यही थे हमारे सारे प्रश्न जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। 20-22 प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपने जिस क्वेश्चन को डिटेल्स में बताना था मैंने वो क्वेश्चन डिटेल में बताया। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आई बटन में उसका लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। आप आई बटन में जाकर उस पार्ट 1 को भी देख सकते हो, जो कि NTPC का प्रैक्टिस सेट बनता है। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। कल प्रैक्टिस सेट 3 आएगा। आपने वीडियो को अगर डेली देखना है, आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है दोस्तों। और आपने वीडियो को शेयर करना है, इतना शेयर करना है दबा के। आप सिर्फ एक काम कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। बाकी वीडियो बनाना, क्वेश्चन को कलेक्ट करना, सब कुछ करना मेरा काम है। मैं कहाँ से क्या करूँगा वो मैं जानता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ला कर दूँगा, लेकिन आपने सिर्फ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों ये जो संविदा वाला मैटर चल रहा है, इस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।